Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan state. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बीएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पेपर मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो आप सिलेबस देख रहे हैं, ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वाली जो है उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी से अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच हो रहा है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट है, एक बार सिलेबस मैच कर लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट में कंटेंट है वो आपकी यूनिट सेकंड में हो, तो पूरे सिलेबस को आप मैच कीजिए। ठीक है, जो भी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो आप पूरा पांचों यूनिट का और आपकी पांचों यूनिट का, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली पांचों यूनिट का और आपकी जो यूनिवर्सिटी उसकी पांचों यूनिट का मैच कीजिए। अगर टॉपिक इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं, पूरा कवर होगा, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, सिलेबस जो है हमारे सामने है। इसमें डेफिनेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी यहाँ पे हम ग्रुप की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप को स्टार्ट करें उससे पहले सेट थ्योरी एक बार हम रिकॉल करेंगे, जो आपने प्रीवियस में भी पढ़ी थी और सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी। ठीक है, प्रीवियस मतलब फर्स्ट ईयर में। उसके बाद पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लाग्रांज थ्योरम ऑन द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। ये पूरे का पूरा कंटेंट हम इस यूनिट फर्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले जो सेट थ्योरी है एक बार उस पर आते हैं, इसको रख करके। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called set। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी सुनिश्चित, चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, समुच्चय, हिंदी में बोलते इसको समुच्चय, और सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, तो समुच्चय को बोलेंगे सुनिश्चित व सुस्पष्ट रूप से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। देखो अब इसको समझो, सुनिश्चित सुस्पष्ट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अरिजीत सिंह सिंगर है, ठीक है, उसके 9-10 गानों की मैंने लिस्ट आपको दी, जिसमें तू सोच ना सके करके गाना है, बंदे यारे बंदिया है, ठीक है, सनम रे है, ऐसे 9-10 गाने हैं ये मान लो आपके पास। तो अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें सबसे अच्छा गाना कौन सा है, तो कोई बंदा तो ये बोलेगा कि बंदे यारा बंदिया अच्छा है, कोई बोलेगा कि सोच ना सके करके जो गाना है वो अच्छा है, किसी को सनम रे वाला अच्छा लगेगा, जो भी है। ठीक है, इसका मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला केस है ये। तो जब भी पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला केस होगा तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिसका रिप्लाई मैं कर रहा हूं, जो रिप्लाई मैंने किया है वही किसी दूसरे से आना चाहिए, वही तीसरे से आना चाहिए, वही आपसे आना चाहिए, वही थर्ड मैन से आना चाहिए। ठीक है, जितने भी आंसर है वो सेम आने चाहिए। ओके, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, तो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं, अगर मैं कह दूं कि 5 और 8 इनके बीच में जो पॉजिटिव इंटीजर है, 5 और 8 के बीच में इंटीजर जो है ना +5 +8, इनके बीच से जो इंटीजर है वो बताओ। तो मेरे से पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, 6 7 ये बताऊंगा। आपसे पूछेगा तो भी 6 7 बताओगे, किसी और से पूछेंगे तो भी 6 7। 5 और 8 के बीच में दो इंटीजर है 6 और 7। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, तो
तो यहाँ पे भी यही लिखा है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ किनका, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, उनका अगर हम कलेक्शन कर दें, उनको इकट्ठा कर दें, बिखरे हुए अगर हैं तो उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। हिंदी में क्या लिखा है, सुनिश्चित व सुस्पष्ट रूप से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो सुनिश्चित व सुस्पष्ट वस्तुओं का जो कलेक्शन है, तो यहाँ पे जो दो वर्ड लिखे हैं, सुनिश्चित व सुपरिभाषित, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। और अब अगर मैं बात करूं सेट के डेफिनेशन के बाद, जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो दो नोटेशन में होगा, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण। देखो ये भी दो टाइप से किया जाएगा। नंबर 1, एक तो रोस्टर फॉर्म, जिसको लिस्टिंग फॉर्म भी आप बोलते हो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। आप इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हो। ओके, तो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आप लिख रहे हो ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनको कोमे के साथ सेपरेट किया जाएगा और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाएगा, ठीक है, वो लिस्ट टाइप, वही क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म बनेगी। तो क्या लिखें, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर separated by comma and enclosed in bracket, this bracket, curly bracket, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, देखो इस रूप में, ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट का मतलब क्या है, जो भी इस सेट के अंदर आ रहे हैं, जो भी इसके मेंबर है, उनको हम एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इस रूप में हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव, अवयवों को कोमा के साथ अलग करते हुए कर्ली ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं धनु कोष्ठक, धनु कोष्ठक में लिखा जाता है ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो सेट है ना, उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। सपोज मैंने ए ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ये 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 एलिमेंट लिए, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ठीक है, ये चारों एलिमेंट कोमे के साथ सेपरेट है, ओके। 1 फिर कोमा आ गया, मतलब अब दूसरा एलिमेंट आ रहा है -1, फिर तीसरा एलिमेंट आया आइटा, फिर चौथा एलिमेंट आ गया माइनस आइटा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट आए, इनका हमने कलेक्शन कर दिया, कलेक्शन मतलब एक घर के अंदर बंद कर दिया, कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सेट है, इस सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते, जरूरी नहीं कैपिटल ए ले, कैपिटल बी ले लो, कैपिटल सी ले लो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। और अंदर जो भी है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट या फिर मेंबर ऑफ सेट, ओके, मतलब समुच्चय के अवयव। ये 1 क्या है, समुच्चय का अवयव है, ओके। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक नहीं 2 बातों का ध्यान रखना है, नोट डाल के लिख लो इसको। ऑर्डर डजंट मैटर, यानी ऑर्डर का यहां पे कोई महत्व नहीं, क्रम का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मतलब
जरूरी नहीं कि पहले 1 आए, पहले -1 आ सकता है, पहले 8 आ सकता है, पहले -8 आ सकता है, -1 तीसरे पे जा सकता है, -1 पहले पे आ सकता है, -1 चौथे पे जा सकता है, ठीक है, कोई भी कैसे भी लिखो, ओके, आगे पीछे, ऑर्डर डजंट मैटर। नंबर 2, रिपीटेशन नॉट अलाउ। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एलिमेंट देख रहे हैं ना, सारे के सारे अलग है, डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे डेफिनेशन में हमने ये लिखा था, डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, ठीक है। अगर मान लो 1 लिख दिया और दोबारा आप यहाँ पे 1 लिख रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉपर सेट नहीं बनेगा। मतलब प्रॉपर का मतलब वो प्रॉपर सेट नहीं जो आप समझ रहे हो, मतलब उसको सही वे में लिखना पड़ेगा आपको। कैसे? रिपीटेशन हटा के 1 और यहाँ पे -1 बोल रहे हो, 1 और यहाँ पे 1 बोल रहे हो, तो इन दोनों 1 को नहीं लिखोगे, केवल एक ही एलिमेंट, केवल जो 1 है वो एक ही बार आएगा, ठीक है। मतलब 1 -1 आइटा -आइटा करके आएगा। यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 -1 आइटा 1 आइटा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो एलिमेंट्स है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है हमको कोई मतलब नहीं। हमारे पास ये जो 4 एलिमेंट हमने ले रखे हैं ये चारों होने चाहिए, ठीक है, आगे पीछे कैसे भी आए, ओके। तो ये थी इसकी फर्स्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिसको आप लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। अब आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो इसको मैं रख कर रहा हूं। तो अब देखते हैं सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, रूल फॉर्म, और हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप। देखो ये क्या है, ए सेट also can be defined by some properties which characterize by all elements of the set। देखो क्या कह रहा है, अगर जो एलिमेंट्स है ना वो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, किसी गुणधर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं इसका एक एग्जांपल, चलो पहले समझ लो। अगर किसी सेट के एलिमेंट किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, वो जो फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, सेट बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा, इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, x कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, यानी x डिफाइंड एज ए सच दैट, ओके, x डिफाइंड एज सच दैट x इज वोवल्स, वाउल्स, वोवल्स नहीं वाउल्स, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये एक रूल लिख दिया जिसको x फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। x क्या है, x इंग्लिश अल्फाबेट में वो सारे लेटर है जो वावल्स है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। प्रॉपर्टी क्या है, जो भी वावल्स है वो, ठीक है, इसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट बना के लिख दिया इसकी, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो नोटेशन है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी से और क्लियर हो जाएगा आपको, समुच्चय के सभी अवयव जिस गुणधर्म प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं, उस गुणधर्म को उसे कथन के रूप में लिख दिया जाता है।
ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लो सेट बिल्डर का। सपोज सेट बी, और सेट बी को मैंने बोल दिया x डिफाइन एज सच दैट x लेस देन 4, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने क्या लिखा, x डिफाइन एज सच दैट x लेस देन 4, यानी वो x हमको लेने हैं जो 4 से कम है, उसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या बनेगी, 4 से कम नेचुरल नंबर 1 2 3, ये बन जाएगी, ठीक है। ये इसके रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं किसकी, सेट ए की, तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो कॉमा के साथ सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये था सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट है। अब जो पर्टिकुलर टाइप के सेट्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल जो भी हैं, ठीक है, उन पे आते हैं। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ पर्टिकुलर सेट्स। नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और ये आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू, पता नहीं, चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। नंबर 2, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 0 को शामिल और कर दो, इसको W से डिनोट करते हैं, तो इसमें आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम Z से या फिर I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। Z से डिनोट कर दो या फिर I से डिनोट कर दो, ओके। तो इसमें क्या होगा, 0 +1 -1 दोनों ही आएंगे, +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर 4, नेचुरल हो गया, होल हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। अब रेशनल, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, सॉरी रेशनल है, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। और Q जो है वो क्या होगा, अब रेशनल की जो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है उसी को लिख दो। X डिफाइन एज सच दैट X इक्वल A/B वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Z, यानी इंटीजर होंगे, विद कंडीशन B नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम A और B कैसे इंटीजर लेते हैं, कोप्राइम इंटीजर लेते हैं, लेकिन बिलोंग कहां से करवाएंगे, Z से, ठीक है। Z में कोप्राइम भी होंगे, कोप्राइम इंटीजर, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं नंबर 5 पे, रेशनल हो गया, इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट को हम पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाई का आपको पता है, पाई इरेशनल नंबर है, और रूट से बाहर जो नंबर नहीं आ सकते, मतलब इम्परफेक्ट नंबर, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √2 √3 √4 नहीं, वो तो 2 आएगा, √5 √6 √7 √8 √9 नहीं, √10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ओके। अब सेट ऑफ रियल नंबर पे आ जाओ। नंबर 6, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और R में क्या होगा, जो रियल नंबर है ना वो रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है, मतलब उसमें रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, रेशनल और जो इरेशनल है दोनों का यूनियन, ओके।
नंबर 7, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये क्या बनेगा, इसको हम C से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, और इसमें जो एलिमेंट होंगे ना x डिफाइंड एज सच दैट x इक्वल a प्लस आइटा b फॉर्म के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो a और b है ना वो रियल नंबर होंगे, तो वो R से बिलोंग करेंगे, ओके। सॉरी। तो ये पर्टिकुलर सेट थे जिनको हम इन सिंबल से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, इसको W से, फुल नंबर को, ठीक है। जो इंटीजर है उनके सेट को Z से या फिर I से डिनोट करते हैं। होते क्या वो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है, ओके। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के जो सेट्स हैं उन पे आते हैं, जैसे इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वल सेट्स क्या है, नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इन सब पे आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की। दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं? नंबर 1, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। दो सेट इनको इक्वल कब बोलोगे? तो मैं कोई दो सेट ले लेता हूं, सपोज P और Q ले ली मैंने। टू सेट्स P and Q are said to be equal if they contain same elements। दो सेट को हम इक्वल बोलेंगे कब? अगर उन दोनों में सेम एलिमेंट हो। जो एलिमेंट P में है वही एलिमेंट अगर Q में हो गए तो दोनों P और Q इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूं? P इक्वल Q इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू P, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू Q। मैंने क्या लिखा? Q के हर एक एलिमेंट के, P के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, P के हर एक एलिमेंट के लिए जो आपने एलिमेंट ले रखा है P का वो Q में भी चला जाए, मतलब P के सारे एलिमेंट Q में आ जाए, और इसका कन्वर्स, और Q के सारे एलिमेंट भी किस में आ जाए? P में आ जाए। तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे P और Q, ओके। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास P है, मान लो 1 2 3, और Q सेट है मेरे पास 3 1 2। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, वही एलिमेंट है। देखो दोनों के एलिमेंट सेम है, 1 इसमें भी है। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज मैंने 2 ले लिया, x का कोई भी, P का कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, सपोज 2 ले लिया, ठीक है। तो वो जो 2 है ना, क्या वो Q में है? बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे ही 1 को चेक करूं, फॉर ईच लिखा है, 1 को चेक करूं तो वो भी इसमें, 3 को चेक करूं वो भी इसमें। अब इसका कन्वर्स, कि अगर आप Q का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो ना तो वो P में भी होना चाहिए। अगर मैंने Q का एलिमेंट ले लिया 1, तो क्या 1 इसमें, इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वल सेट है। बस आपको तो ये याद रखना है, P में जो एलिमेंट है और Q में जो एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। इधर ना तो कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए या ना कोई छूटना चाहिए, ओके। ऐसे ही इधर भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए, ठीक है, ओके। नंबर 2, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? टू सेट्स P and Q are said to be equivalent if there exist, ये किसका सिंबल है? उल्टा ही, there exist 1-to-1 correspondence between them। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बस आप ये याद रखो कि इधर जो सेट है P और इधर जो सेट है Q, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। तो इधर जितने भी एलिमेंट है इस सेट में और इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, काउंट कर लो, इसमें मान लो 4 है और इसमें 5 है, तो इक्विवेलेंट सेट नहीं है। इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए, ठीक है, तो उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। यहाँ पे ये कोई महत्व नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है कि इधर जो एलिमेंट है वही इसमें होने चाहिए,
इक्वल सेट की अगर बात करते तो उसमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए थे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें अगर 4 एलिमेंट, इसमें 4, इसमें 5 तो इसमें 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप ध्यान रखो। और ये क्या कह रहा है, देखो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे कि मैंने ए नहीं पी और क्यू ले रखे हैं। पी को ले लिया सपोज 1 2 3 4 और सेट क्यू ले लिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है, ओके। तो P और Q ये मैंने ले लिए। अच्छा, अब इसमें चेक करो कि जो P है उसमें कितने एलिमेंट है, 4। इसको हम डिनोट करते हैं NP से, कार्डिनलिटी ऑफ सेट P, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, वो कितने हैं, 4, 4 एलिमेंट है। और इसमें 4 एलिमेंट है, यानी Q की कार्डिनलिटी भी कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट है, ओके। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसको समझो, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। देखो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब है वो 1-1 और ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ये सेट है P, इसमें 1 2 3 4 और एक ही है Q, A B C D। डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये लिखना है विद एग्जांपल, ठीक है, ये नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब है कि 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो 1-1 बनाओ पहले। 1-1 में आपको पता है ना कि इधर से जो एलिमेंट है, इधर का जो एलिमेंट है उसकी मैप एक ही एलिमेंट पे जानी चाहिए, ठीक है, ओके। ऑन टू का मतलब क्या है, को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिलनी चाहिए, मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, तो सभी की है। तो ये क्या है, 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस है, ओके। ये भी याद ना रहे तो बस आप ये याद रखो, कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब मैं इसको रख कर रहा हूं। नंबर 3, नल सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। देखो नाम से क्लियर है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। इस सेट टू बी एम्प्टी सेट, नल सेट जो भी लिखो, इफ इट does not have any element, ठीक है, ओके। और इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से करते हैं, वो अभी बता देंगे एक एग्जांपल से। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज सेट ए, ठीक है, और ये इस टाइप से डिफाइन है, एक्स डिफाइन है सच दैट एक्स लेस देन 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कह रहा है कि x उन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक से कम है। अब नेचुरल नंबर एक से तो स्टार्ट ही होते हैं, एक से कम तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या है, नल सेट है। तो इस नल सेट को हम या तो इससे डिनोट कर देंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट बना के छोड़ दो, इसमें एलिमेंट मत लिखना बस, या फिर 5, ओके। 5 पे करली ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो नल सेट नहीं बनेगा, उसका एक एलिमेंट बन जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। नंबर 4, सिंगलटन सेट। ये भी नाम से क्लियर है, केवल और केवल एक एलिमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। इस सेट टू बी सिंगलटन सेट if it contain one and only one element, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट बी ले लिया मैंने, और बी मैंने इस टाइप से लिया, एक्स डिफाइन है सच दैट एक्स टू एक्स माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसे रियल नंबर बताओ मेरे को जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, और वो कौन है, 3/2 है, ठीक है। इसका मतलब जो बी सेट है उसमें वो x आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ओनली 3/2। इसको सोल्व करके देखो 3/2 आएगा, तो एक ही तो एलिमेंट आया है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है। एक और देखो, फाइनाइट
और इनफाइनाइट, इसे भी देख लो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये क्या होता है? इस सेट is said to be finite if number of element in that set is finite, otherwise it is इनफाइनाइट सेट। देखो क्या लिखा मैंने, किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है, अन्यथा वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल, एक फाइनाइट का एक इनफाइनाइट का। सपोज p ले लिया मैंने, ओके, और p में मैंने ले लिए x डिफाइन एज सच दैट x लेस देन 4, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर या नेचुरल नंबर, ओके, ये कर दिया मैंने। तो अब बताओ p क्या बनेगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए सारे के सारे x, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब 4 से कम, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। क्या आप इसमें इसकी कार्डिनलिटी बता सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हो? 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं इनफाइनाइट की, तो वो मैंने ले लिया सपोज q, सेट q, x डिफाइंड एज सच दैट x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और कंडीशन ये लगा दी x बिलोंग्स टू सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, तो q क्या बनेगा? 5 या उससे बड़े नेचुरल नंबर, 5, 6, 7, 8, बहुत ज्यादा है। कब तक लिखोगे? लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। ठीक है, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। अब अगले लेक्चर में हम सबसेट्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।